हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाई एन कृष्णा। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल हो रही होगी। तो आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ आपके लिए, जिसका नाम है रिलेशन। और हम रिलेशन पर डिस्कस करेंगे। अब रिलेशन जो है वो क्लास 11th में भी है, और उसी के आगे जो इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन है वो क्लास 11th से स्टार्ट हो जाती है। रिलेशन और फंक्शन पहला टॉपिक होता है, और उसी का टॉपिक को कंटिन्यू कर किया जाता है आपका यहाँ 12th में भी। तो रिलेशन चूँकि हम डिफाइन कर चुके होते हैं वहाँ, तो 12th में पढ़ने के लिए हमें एक बार रिलेशन को डिफाइन करने पड़ेगा। यहाँ पर भी हम बता देते हैं पहले उसका बेसिक। तो होता क्या है, रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट डिफाइन किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? सेट आपने पढ़ा है क्लास 11th में, और उसी में कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट अगर हम ए और बी ले लें तो ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी होता है। और ए बी के एलिमेंट, जैसे कैपिटल ए के एलिमेंट स्मॉल ए और कैपिटल बी के एलिमेंट स्मॉल बी, इसको आर्डर पेयर में ए कॉमा बी की इससे लिखा जाता है। यही जो है ए क्रॉस बी की डिफिनीशन है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनीशन है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि मान लें एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है ए बी, और अगर हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, हमें इसका क्या निकालना हो? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, तो ए क्रॉस बी जो होगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। क्या आएगा? सभी एलिमेंट का, ए के सभी एलिमेंट का बी के सभी एलिमेंट के साथ आर्डर पेयर। तो जैसे ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 का बी के दोनों एलिमेंट के साथ, ए और बी के साथ, ए के साथ बी के साथ, ये दो मिला। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट के ए के बी के सभी एलिमेंट के साथ 2a 2b, ऐसे ही थर्ड एलिमेंट के साथ 3a 3b। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल आर्डर पेयर हो जाएगा। तो यही आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट मिला आर्डर पेयर में, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का टोटल सेट हो जाता है। अब जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर लेते हैं तो इसी पर हमें रिलेशन डिफाइन किया जाता है। इसी के जस्ट बाद हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। अब ये सोचेंगे कैसे रिलेशन बनता है इसके आगे। तो जैसे देखिए, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने 2 3 4 5 6 एलिमेंट देख रहे हैं, और सभी आर्डर पेयर में है। आर्डर पेयर का मतलब दो एलिमेंट कंपलसरी है, 2 एलिमेंट होगा। अब 2 एलिमेंट है तो हमेशा आप जानते हैं कि किसी भी 2 एलिमेंट या 2 चीज़ों के बीच कुछ नहीं कुछ रिलेशन जरूर डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमें इसी ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट हैं उनके बीच किस तरीके का रिलेशन है यही डिफाइन किया जाता है। तो अब जैसे मैं आपसे यहाँ कहूँ रिलेशन डिफाइन करने के लिए कि इस आर्डर पेयर में अगर आप देखें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में, इसमें ऐसा आर्डर पेयर बताइए जिसका इवन नंबर के साथ आर्डर पेयर हो। इवन नंबर और वावेल्स, इवन नंबर और वावेल्स, या सीधा सीधा इवन नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों कह दें। तो इसमें देखिए कितने होंगे आपके पास जो इवन नंबर और अल्फ़ाबेट होंगे। तो देखिए इवन नंबर 2 और ए, अल्फ़ाबेट ए है 2, इवन नंबर है। 2 और बी, अल्फ़ाबेट ये है, इवन नंबर है। और कोई इसमें इस तरीके का है रिलेशन जो आप बोल रहे, जैसे इस तरीके कोई डिफिनीशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ऐसा मैंने एक डिफिनीशन आपसे पूछ रहा हूँ, इस तरीके से निकालने के लिए कह रहा हूँ कि आप मुझे ऐसे एलिमेंट का रिलेशन बताइए, ऐसे एलिमेंट का आर्डर पेयर बताइए जो इवन नंबर हो और मतलब अल्फ़ाबेट्स हों। तो देखिए 2 ही तो मिला। अभी ऐसे मैं कह दूँ ऑड नंबर का और इवन नंबर, ऑड नंबर और अल्फ़ाबेट का, तो और सारे हो जाएंगे। फिर ये कह दूँ कि इवन नंबर और वावेल, अल्फ़ाबेट के वावेल का रिलेशन, तो मात्र सिर्फ यही ए 2a और ये मिलेगा, 2 और ये। तो जो रिलेशन मिलता है वो आर्डर पेयर पर मिलता है, और आर्डर पेयर कहाँ मिलता है? वो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलता है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो रिलेशन जो होता है, यानी कि रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। तो सीधा सीधा अगर रिलेशन कोई आर हम डिफाइन कर रहे हैं तो आर जो होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा ए क्रॉस बी, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। क्योंकि देखिए अभी 2a, मैंने एक रिलेशन आर मान लो 2 और a के बीच में एक रिलेशन आर है जो कि इवन और अल्फ़ाबेट का है, इवन और
अल्फ़ाबेट का है मान लीजिए, तो ये रिलेशन कहाँ से निकला है? ए क्रॉस बी से ही तो निकलेगा। तो इसलिए जो रिलेशन होता है वो आपका क्या होता है? ए क्रॉस बी ने कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट होता है। यहाँ तक की डिफिनीशन क्लास 11th में पढ़ाया जा चुका है, 11th तक पढ़ाया हूँ। अब 12th में जब आते हैं तो इसके टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके आगे आप देखें इसकी डिफिनीशन क्या मैथ में होती है और इसकी टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो अब आगे देखें तो रिलेशन की जो डिफिनीशन है रिलेशन की, वो क्या होता है कि अ रिलेशन आर, अगर आर जो है रिलेशन, आर को रिलेशन से डिफाइन करते हैं, तो आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो रिलेशन की जो एग्जैक्ट डिफिनीशन बनती है वो ये बनती है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, दैट इज मीन्स R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ये तो बात क्लियर हुई। अब अगर मान लीजिए कोई R मतलब रिलेशन कोई आर्डर पेयर, सीधा बोले कोई आर्डर पेयर R हम ए क्रॉस बी से निकालते हैं। मान लीजिए ये एक ए बी आर्डर पेयर मैंने ए क्रॉस बी से निकाला, जिसका रिलेशन डिफाइन करना है, जो कि आर डिफाइन कर रहा है, कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा है। तो अगर ए क्रॉस ए कॉमा बी यानी ये आर्डर पेयर, ये आपका आर्डर पेयर कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी कि रिलेशन का एलिमेंट दे रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। तब हम बोलते हैं कि जो ए होगा वो बी से रिलेटेड होगा। कैसे? किसके थ्रू? अंडर आर, मतलब उस रिलेशन के थ्रू। जैसे मैंने अभी बताया था आपसे कि ए कामा 2 ये ए क्रॉस बी का एलिमेंट था, ये ए क्रॉस बी का एलिमेंट था। इसके बीच में एक आर रिलेशन हम डिफाइन कर रहे थे कि ये अल्फ़ाबेट और इवन नंबर का रिलेशन है। आर जो है यहाँ पर एक एग्जिस्ट कर रहा है जो अल्फ़ाबेट और इवन नंबर का रिलेशन है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर तो R जो है वो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बता रहा है, ये अल्फ़ाबेट और इवन नंबर का रिलेशन है। तो इस प्रकार से एक एलिमेंट मैंने क्या लिया कि ए बी आर्डर पेयर ए क्रॉस बी से निकाल लिया, जो कि रिलेट हो रहा है किससे? R से। तो वही कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई एलिमेंट जो R में बिलोंग करेगा, जैसे ये, अब ये कह सकते हो इम्प्लाइज दैट ए कामा 2 बिलोंग टू R। R क्या है? ये भी एक रिलेशन है, सेट है, तो इसमें अब बिलोंग कर रहा है। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी, यानी कि ए इज रिलेटेड टू 2 एंड डिनोटेड बाई ए रिलेटेड टू। ये इस तरीके से, जैसे यहाँ देखें कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर then we say that A is related to B under the relation R and B write as A related to B। ये इस तरीके से इसको हम राइट करेंगे। अगर किसी भी दो आर्डर पेयर के बीच कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उस R के साथ इसको इस तरीके से रिलेट किया जाता है। अब जब आपने ये आर्डर पेयर निकाला किसी सेट के, मान लो किसी आर्डर पेयर में, तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है आर्डर पेयर का, जो फर्स्ट एलिमेंट, जैसे इसमें ए भी लिया है तो जो फर्स्ट एलिमेंट ए है ये आपका क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। और जो सेकंड एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन बनता है वो उसकी इमेज कहलाती है, यानी कि बी जो है जिस पर ये बनाएगा रिलेशन वो उसकी क्या कहलाएगी? इमेज कहलाएगी। जिस पर रिलेशन बनाएगा ए एलिमेंट, जिस पर रिलेशन बनाएगा दूसरे वाले पर सेकंड एलिमेंट, वो उसकी क्या कहलाएगी? इमेज कहलाएगी। और ये ए और बी कहाँ से लिए गए हैं अगर देखा जाए तो सेट ए से ना, सेट ए और बी से, यानी कि स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो क्या है? कैपिटल ए सेट का, और स्मॉल बी एलिमेंट है वो कैपिटल बी का। तो यहाँ पर जो कैपिटल बी यानी कि ये जो सेकंड एलिमेंट है कैपिटल बी, ये तो इमेज कहलाया चूँकि ये अंडर आर बन रहा है। बाकी जो इस सेट के सारे एलिमेंट हैं,
सेकंड एलिमेंट, बी सेट के सारे एलिमेंट आपके क्या कहलाते हैं, वो कोडोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। तो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट इमेज होती है, और जो सेकंड एलिमेंट का पूरा सेट होता है वो आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। तो इस तरीके से ये रिलेशन को डिनोट किया जाता है, और किसका सबसेट होता है, कहाँ से निकाला जाता है, कैसे डिनोट करते हैं, ये हुआ। अब आपको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ सेट्स। इतनी बात तो हम 11th में पढ़े थे, अब हमें टाइप ऑफ सेट्स 12th से स्टार्ट होता है। तो टाइप ऑफ सेट पढ़ने के लिए हम टाइप ऑफ सेट्स में, इसको पहले रख करते हैं, सॉरी देखिए, अब हम टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, जैसे आपने टाइप ऑफ सेट्स पढ़ा था, बिल्कुल चूँकि सेट का फंडामेंटल ही रिलेशन है, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट बना हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो है आपका रिलेशन बना हुआ है, तो सारी चीज़ें डिपेंड सेट के ही डिफिनीशन पर घूम फिर के आ रही हैं। तो टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, बिल्कुल सेट की तरह इम्पटी रिलेशन, पहला जो है वो इम्पटी रिलेशन। अब इम्पटी रिलेशन का मतलब ये हुआ, जैसे इम्पटी सेट होता था कि कोई एलिमेंट नहीं होता है जब किसी सेट में, तो वो इम्पटी हो जाता है। बिल्कुल सेम डिफिनीशन कि ऐसा कोई रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा कोई रिलेशन बता रहे हो जिसमें से कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। जैसे अभी मैंने एक जो बनाया था उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स थे, तो अगर उसमें हम ये कहते हैं कि ऐसा कोई रिलेशन बनाइए जो अल्फ़ाबेट के साथ ग्रेटर देन 3 नंबर्स के रिलेशन हो, तो इस तरीके से तो कोई बना नहीं था, क्योंकि उसमें तो आपका 1 2 3 जो सेट ए था वो ABC था, और जो सेट बी था वो 1 2 था। तो अब इसमें 1 2 से बड़े नंबर का रिलेशन अगर कहोगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B में, तो कहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से ऐसा कोई रिलेशन आप बोल रहे हो जो कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इम्पटी कहेंगे, और इसको भी फाई से ही डिनोट किया जाता है। जैसे आप इम्पटी सेट को फाई से डिनोट करते थे, बिल्कुल इसको फाई से डिनोट करोगे। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। बिल्कुल यूनिवर्सल सेट जैसे होता था, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, यानी कि ऑल एलिमेंट्स के जो सेट होते थे वही क्या कहलाता था, यूनिवर्सल सेट कहलाता था। बिल्कुल यहाँ भी क्या होगा, अगर आप ऐसा कोई रिलेशन बता रहे हो कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी ऑर्डर पेयर के साथ उसका रिलेशन बन रहा हो, यानी कि होल सेट्स ऑफ होल एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैव अ रिलेशन, इट्स कॉल्ड इज नोन एज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसको R = A क्रॉस B इसीलिए लिखा हुआ है कि सभी एलिमेंट के साथ, यानी सभी ऑर्डर पेयर के साथ अगर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद में कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ पर तो 12th क्लास में नहीं ज़्यादा इसके बारे में बताया गया है, आगे यहाँ इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को कभी कभी किसी केस में ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं, कभी कभी किसी केस में ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। उस केस में क्या होता है कि कुछ रिलेशन ऐसे डिफाइन किए जाते हैं जिसमें दोनों रिलेशन डिफाइन हो जाता है, कि कुछ चीज़ों के लिए इम्पटी हो जाता है और कुछ चीज़ों के लिए यूनिवर्सल हो जाता है। तो उस केस में हम रिलेशन को क्या कह देते हैं, ट्रिवियल कह देते हैं। तो वो ट्रिवियल हो जाएगा, वो अलग है। और बाकी जो थर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से लेकर के 4-5 मार्क्स तक का जरूर इसी में से पूछा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन से। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अब एक जनरल बात है, इक्विवेलेंस का मतलब होता है बराबर की, इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी की बात करें, इक्वल जिससे बैलेंस हो, रिलेशन ऐसा हो कि जो बैलेंसड हो। तो उसको डिफाइन करने के लिए अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस होगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती है। जैसे देखें, आ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इफ आर इज, पहला होना चाहिए वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड तीसरा होना चाहिए ट्रांजिटिव होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी रिलेशन आर को इक्विवेलेंस कह रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, उसके लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब आप ये तीनों कंडीशन किसी रिलेशन के लिए सेटिस्फाई करेंगे तभी आप ये कहेंगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।
तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको ये तीनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप उसको इक्विवेलेंस नहीं कह पाएंगे। तो कभी कभी जो क्वेश्चन उठता है वो भी उठता है कि प्रूव दैट गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस, और ये भी कहता है कि प्रूव दैट गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, या ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग कंडीशन है। तो जो इसके आगे आपका है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इसको भी कवर कर लेते हैं इस लेक्चर में ही आज। तो आगे देखें, तो अब अगर आप आगे देखें तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डिफिनीशन के लिए आप देखें तो क्या होती है, इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन की डिफिनीशन लिखने के लिए आपको ये तीनों डिफिनीशन जानना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर हमें डिफिनीशन लिखना है इनकी तो कैसे है, आ रिलेशन कैपिटल आर इन अ सेट ए इज, ये सारी चीज़ें तीनों के लिए कॉमन है, इतना बस तीनों के लिए अलग अलग हम एक बार में लिखने के लिए इस तरीके से कर दिए हैं कि आ रिलेशन आर इन अ सेट ए, अगर कोई रिलेशन कैपिटल आर किसी सेट ए में डिफाइन किया जा रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। वो आर जो होगा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्या हो कि अगर कोई एक एलिमेंट अपने आप पर ही वो रिलेशन एग्जिस्ट करता हो, ए कामा ए, आप अभी तक देख रहे थे दो दो एलिमेंट लिखा जाता था, सेम नहीं, कभी भी ऑर्डर पेयर में आपको एक ही एलिमेंट है, लेकिन जो भी रिलेशन ए रिलेटेड ए, यानी कि जो भी रिलेशन आप बनाना चाह रहे हैं वो उसी एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा हो, कि अपने आप के लिए कोई एलिमेंट हो। जैसे अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो अगर वही ट्रायंगल दोबारा ले लिया जाए तो दो सेम ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो इसका मतलब कॉन्ग्रेंसी का रिलेशन क्या है, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रेंसी का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ऐसे अगर कोई लाइन पैरेलल है तो अपने आप के लिए लाइन वो पैरेलल खुद ही होती है। जैसे ये कोई लाइन है और एक लाइन यही सेम लाइन इस पर भी खींच दो तो ये पैरेलल ही कही जाती है। तो इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो सीधा सीधा मतलब है कि जो अपने आप का रिलेशन हो, यानी जो रिलेशन है वो खुद के लिए एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर कोई जैसे कह रहा है कि मैं किसी का पिता हूँ, यानी फादर का रिलेशन, तो क्या कोई फादर अपने आप का नहीं होता है, तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि फादर का रिलेशन खुद के लिए नहीं एग्जिस्ट करता। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि वो खुद के लिए एग्जिस्ट हो। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसा नाम से ही पता है, तो अगर ए बी, दो कोई ऑर्डर पेयर ए बी है जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है ए बी में, तो वो रिलेशन बी ए में भी एग्जिस्ट होना चाहिए। इफ ए बी रिलेटेड टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए आल्सो इज रिलेटेड टू आर, जहाँ पर ए बी जो है ए के एलिमेंट है, सेट ए के, फॉर एवरी ऑल एलिमेंट ऑफ ए। तो इसके लिए क्या है कि अगर जैसे भाई बहन का रिलेशन, जैसे भाई भाई का रिलेशन हो, तो ए बी का भाई है तो बी ए का भी भाई होगा। फ्रेंड का रिलेशन, ए बी का फ्रेंड है तो बी ए का भी फ्रेंड होगा। तो इस तरीके से रिलेशन जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन अगर ऐसा कोई रिलेशन हो जो आपस में ना बन रहा हो, जो आपस में ना बन रहा हो, तो वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं हो। जैसे सन और फादर का रिलेशन या टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर ए बी का टीचर है तो क्या बी ए का टीचर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो इसका स्टूडेंट हुआ। तो ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ऐसा रिलेशन जो दोनों तरफ से एग्जिस्ट करे, तो उस रिलेशन को, जैसे ए बी के पैरेलल है तो बी ए के भी पैरेलल होगी। अगर कोई लाइन ए L1 पैरेलल टू L2 है तो L2 पैरेलल ऑलरेडी N1 होगी। ऐसे कोई परपेंडिकुलर लाइन है, मान लीजिए L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, तो L2 परपेंडिकुलर होगी L1 पर, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक कहलाते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ट्रांजिटिव, यही मेन है। आप देखिए, ट्रांजिटिव कह रहा है कि अगर इफ ए बी रिलेटेड टू आर एंड बी सी रिलेटेड टू आर, देन अगर ए बी का रिलेशन दिया हुआ है, बी सी का जो रिलेशन दिया हुआ है वो ए सी के बीच, यानी कि राम का श्याम से, श्याम का मोहन से जो रिलेशन है वो राम का मोहन से हो जाए, तब आप क्या कहते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसलिए लिखा हुआ है कि इफ ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन इम्प्लाइज दैट ए सी आल्सो बिलोंग टू आर, वेयर ए बी सी बिलोंग टू आर। तो
इसमें तो सेल्फ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी गिवन होता है, आपको प्रूव क्या करना रहता है, बी ए। ट्रांजिटिव में क्या रहता है, ए बी गिवन रहेगा, बी सी गिवन रहेगा। ए बी बोल रहा है कि भैया मैं रिलेशन में हूँ, बी सी बोल रहा है कि भैया मैं रिलेशन में हूँ, लेकिन आपको जो प्रूव करना है, जिसको प्रॉब्लम है जिसके लिए, वो ए सी के लिए प्रॉब्लम है। ए सी को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं मैं भी उसी रिलेशन में हूँ जिसमें ए बी और बी सी है। तो ये आपके लिए थर्ड केस में होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसी की मदद ले लेते हैं, इन दोनों की मदद से हम इसको प्रूव कर ले जाते हैं। बात समझ रहे ना। जैसे इसके लिए एग्जांपल समझे, मान लो ए बी सी 3 फ्रेंड हैं किसी स्कूल के, या यहाँ से ए का ए फ्रेंड है, बी का बी फ्रेंड है, सी का, तो कंफर्म है कि ए जो होगा वो सी का भी फ्रेंड होगा। तो ये ऐसे फ्रेंड का जो रिलेशन है इस तरीके से। ऐसे पैरेलल लाइन का है कि अगर L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो अगर ये तीनों पैरेलल हैं तो यहाँ से L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3, तो L1 आल्सो पैरेलल L3, तो ये रिलेशन जो हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल का है कि अगर T1 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है क्या T2 के, T2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है T3 के, तो यहाँ कंफर्म है कि इम्प्लाई दैट T1 कॉन्ग्रेंट होगा T3 के, तो इसलिए ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो इस तरीके से इक्विवेलेंस किसी रिलेशन को दिखाने के लिए आपको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी रहती है, और जैसे ही ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं वैसे ही आपका इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है। तभी आप कह देते हैं कि आ रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आज इतने तक ही रखते हैं, फिर आगे मिलते हैं किसी अनदर लेक्चर में, जिसमें हम इसके एग्जाम्पल्स लेकर के आपके सामने आएंगे, या फिर और टॉपिक जो भी होगा उसके साथ प्रेजेंट होंगे। तो आप अपनी बुक से जो है अब इस रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन और ये इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़िए और उसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए। आई होप कि आप बेटर समझ सकते हैं कि हाँ ये कैसे कोई रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, कैसे सिमेट्रिक होता है, कैसे रिफ्लेक्सिव होता है, कैसे ट्रांजिटिव होता है। तो और अधिक आप जानने के लिए अपनी बुक में जो चाहे जिस राइटर की बुक रखे हो, चाहे जिसमें हो, आप उसको एग्जाम्पल करिए, आपको समझ में आता है। अगर नहीं दिक्कत होती है कहीं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर से 9140 सर पर। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9140539200। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और यही कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को कुछ कहीं दिक्कत होती है तो। और बाकी हमारे चैनल सक्सेस विद YN कृष्णा को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हम इम्पॉर्टेंट वीडियो या नोट्स डालते रहें वो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आसानी से आप उसको पा सकें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।